हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनका डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है। यही बेस है समझने का कि ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब है कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हर चीज रिसोर्स नहीं होती। रिसोर्स तभी कहलाता है जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, उसको यूज करना पॉकेट फ्रेंडली हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी उस रिसोर्स को एक्सेप्ट करती हो और उसे यूज करना ठीक समझती हो। सिंपल शब्दों में एक चीज तभी रिसोर्स बनेगी जब हम अपने बेनिफिट के लिए इफेक्टिवली उसे यूज कर सके। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो ही रिसोर्स हैं, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, विंड। ये सब चीजें तभी रिसोर्स कहलाती हैं जब हम इन्हें यूज करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जब हम टेक्नोलॉजी यूज करके नेचर के रिसोर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट हो सके। इसका मतलब है कि रिसोर्स का यूज एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। नेचर के रिसोर्स प्लस टेक्नोलॉजी का यूज प्लस इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आते हैं एक मेजर टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है दो मेजर कैटेगरीज में, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, इनमें दो सब टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम आगे देखेंगे। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को क्लासिफाई करने के चार तरीके हैं। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकेंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एंड फोर्थ वन, डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन, फ्लोरा, फौना और फिशरीज। एबायोटिक रिसोर्सेज इकोसिस्टम के नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रॉक, मिनरल्स, एयर और वाटर। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली रिन्यू या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और नेचर में कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल रहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो फाइनाइट होते हैं और एग्जॉस्ट होने के बाद नियर फ्यूचर में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, जैसे फार्म लैंड और हाउसेस। सेकेंड वन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, एक ग्रुप द्वारा शेयर किए जाते हैं, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स और पॉन्ड्स। थर्ड वन, नेशनल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज नेशन ओन्ड होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, रेलवेज और रोड्स। फोर्थ वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल लिमिट्स से बाहर होते हैं और ग्लोबली मैनेज किए जाते हैं, जैसे ओशियंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल हैं लेकिन अभी तक यूज नहीं किए गए, जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी
और गुजरात में विंड एनर्जी। सेकेंड वन, डेवलप्ड रिसोर्सेज एक्सप्लोर और यूटिलाइज किए जा चुके हैं, जैसे रिवर्स से हाइड्रो पावर। थर्ड वन, स्टॉक रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अभी तक यूजेबल नहीं है, जैसे हाइड्रोजन से फ्यूल बनाना। फोर्थ वन, रिजर्व्स ये रिसोर्सेज स्टॉक का पार्ट होते हैं, यूजेबल होते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए रखे जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट वुड्स और डैम वाटर। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज को प्लान्ड और केयरफुल तरीके से यूज करना ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। ये ऐसे होना चाहिए कि प्रेजेंट नीड्स मीट हो जाएं बिना फ्यूचर नीड्स को हार्म किए। जैसा कि अभी तक हमने देखा, रिसोर्सेज हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, पर अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज का ओवर यूज या इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं बिना सोचे समझे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम है कुछ इंडिविजुअल्स के ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। दूसरी प्रॉब्लम है रिच और पुअर के बीच इनइक्वालिटी। रिच लोग ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं जबकि पुअर को बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ग्लोबल क्राइसिस। इसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर का कम होना, और लैंड डिग्रेडेशन यानी जमीन की क्वालिटी का खराब होना। ये सब एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज से और ओवर यूज से? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को पूरा करे पर बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए, यानी आज की जरूरतें पूरी हो जाएं लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बची रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ओवर यूज से पॉल्यूशन और डिप्लीशन होता है और एनवायरनमेंट को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हमने तो जाना, पर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो हुआ यह था कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट में 100 से ज़्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इस समिट का रीज़न था ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस के सॉल्यूशंस ढूंढना और बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के रिजल्ट्स में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। ये डिसीजन ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब अगर हमें रिसोर्स को बचाना है और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी। रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर और केयरफुल रिसोर्स यूज़ की स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब है रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और कंजर्व करना, दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के लिए। प्लानिंग के बिना रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज नहीं हो सकता। ऑप्टिमल यूज मतलब कम से कम यूज करना जितनी हमें आवश्यकता हो। अब हम देखेंगे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी, जिसमें मैपिंग, सर्वेज और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन शॉर्ट GIS का यूज होता है। दूसरा स्टेप है प्लानिंग स्ट्रेटजी, जिसमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैचिंग, जो नेशनल गोल्स से लिंक्ड होते हैं। These are the steps for resource planning in India. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें। इसके दो मेन रीजंस हैं, स्कैर्सिटी को प्रिवेंट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, इसलिए उनका कंजर्वेशन ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रहें। इस टॉपिक पर महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इसका मतलब है कि
अर्थ पर सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मूवमेंट्स भी हुए थे, जैसे क्लब ऑफ रोम 1968, शुमाकर्स स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इन मूवमेंट्स ने ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। अब हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लैंड पर अवेलेबल होते हैं और एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफ, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। ये ह्यूमन सर्वाइवल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मासेस। इंडिया में लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? प्लेन्स यानी मैदानी इलाके 43% हैं, जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हैं। माउंटेन्स यानी पहाड़ 30% हैं, जहां फॉरेस्ट, टूरिज्म और वाटर फ्लो है। प्लेट्यूज यानी पठान 27% हैं, जहां मिनरल्स, फ्यूल्स और फॉरेस्ट हैं। हर लैंडफॉर्म का अपना इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन की। लैंड का यूज कैसे होता है? इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं। पहला है फॉरेस्ट यानी जंगल वाला एरिया, और दूसरा वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। बैरन लैंड का मतलब है बंजर जमीन जहां कुछ उगता नहीं है। लैंड यूटिलाइजेशन के तीसरे कैटेगरी में आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें पैस्चर्स यानी चराई के मैदान, ट्री, क्रॉप और कल्चरेबल वेस्ट लैंड आता है। चौथा कैटेगरी है फैलो लैंड, यानी वो जमीन जिसे खेती के लिए छोड़ा गया है। इसमें दो टाइप होता है, करंट फैलो लैंड जो सिर्फ 1 साल के लिए छोड़ा जाता है, और अदर फैलो लैंड जो 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ा जाता है ताकि जमीन फिर से उपजाऊ हो सके। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है नेट शोन एरिया। ये वो एरिया है जहां पर एक्चुअल में खेती की जाती है। इसके साथ ग्रॉस क्रॉप एरिया की भी कैलकुलेशन होती है, जो कि नेट शोन एरिया प्लस डबल क्रॉप लैंड होता है। डबल क्रॉप लैंड मतलब वो जमीन जहां 1 साल में 2 बार फसल उगाई जाती है। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न्स का कंपैरिजन देखें तो 1960 टू 61 और 2014 टू 15 के बीच काफी चेंज आया। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि वेरियस कैटेगरीज जैसे फॉरेस्ट, बैरन लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, परमानेंट पैस्चर्स, ट्री क्रॉप, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, फैलो लैंड, करंट फैलो और नेट शोन एरिया का परसेंटेज कैसे बदला है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, पर इतना ज़्यादा डिटेल में याद रखना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टोटल एरिया में सिर्फ 93% एरिया के बारे में रिलायबल लैंड यूज डेटा अवेलेबल है। बाकी 7% एरिया के लिए हमें कोई पक्का डेटा नहीं है। इस 7% में पीओके, एलओसी और अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स जो कि चाइना द्वारा ऑक्युपाइड हैं वो आते हैं। नेट शोन एरिया की बात करें तो कुछ स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब और हरियाणा में नेट शोन एरिया 80% से भी ऊपर है। मतलब इन स्टेट्स में 80% से ज़्यादा लैंड पर खेती होती है। दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में नेट शोन एरिया बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में नेट शोन एरिया सिर्फ 10% से भी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तराई और हिली रीजन्स हैं जहां पर खेती करना मुश्किल होता है। अब हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 1960-61 में इंडिया का सिर्फ 18.11% एरिया फॉरेस्ट से कवर था, पर
2014 टू 15 तक ये बढ़कर 23.3% हो गया है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट 33% है, जिसे अभी तक अचीव नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है, 33% फॉरेस्ट एरिया होना क्यों ज़रूरी है? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, यानी प्रकृति का चक्र सही चलता रहता है। दूसरा, फॉरेस्ट से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। उनके लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का कम होना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है। लैंड डिग्रेडेशन के मेन कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग यानी जानवरों का चरना, ओवर इरिगेशन यानी ज़्यादा सिंचाई, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यानी फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण, फैक्ट्रीज से निकलने वाला पॉल्यूशन। लैंड डिग्रेडेशन से बचने के लिए हमें लैंड कंजर्वेशन करना होगा, और उसके लिए हमें पहले एफॉरेस्टेशन यानी नए पेड़ लगाना, फिर कंट्रोल्ड ग्रेजिंग यानी जानवरों को लिमिटेड एरिया में चराना, टेरेस फार्मिंग यानी सीधी जमीन पर खेती करना, स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना, प्रॉपर इरिगेशन का यूज, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग और इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल यानी मिट्टी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ और ज़मीन पर रहने वाले सभी जीवन को सपोर्ट करती है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे मिनरल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले पेरेंट रॉक, जो मिनरल कंटेंट और टेक्सचर डिसाइड करते हैं। फिर क्लाइमेट यानी रेनफॉल और टेम्परेचर। टाइम भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ऑर्गेनिजम्स जैसे डिकम्पोजर्स सॉइल को एनरिच करते हैं, और रिलीफ यानी स्लोप और एलिवेशन भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल्स मिलती हैं। मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर फाउंड इन इंडिया आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल। हर सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और हर सॉइल में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगती हैं, और साथ ही यह इंडिया के अलग अलग रीजन्स में पाई जाती हैं। पहली एलुवियल सॉइल, जो बांगर, ओल्ड और खादर न्यू में डिवाइड होती है, बहुत फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होती है। इसमें राइस, वीट, शुगर केन उगते हैं, और ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और डेल्टाज में मिलती हैं। दूसरा ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर भी कहते हैं, मोस्ट मॉइस्ट रिटेनिंग और क्लेई होती है। इसमें कॉटन उगाया जाता है, और ये महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात जैसे रीजन्स में मिलती है। तीसरी रेड एंड येलो सॉइल, ये आयरन रिच होती हैं, पर न्यूट्रिएंट्स में लो होती हैं। इसमें पल्सेस और मिलेट्स उगाए जाते हैं। ये तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे रीजन्स में पाई जाती हैं। चौथा लैटराइट सॉइल, ये लीज्ड सॉइल होती है, एसिडिक इन नेचर होती है और इनफर्टाइल होती है। इसमें टी, कॉफ़ी और कैशू जैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाती हैं। पांचवी एरिड सॉइल, ये सैंडी, सलाइन और ड्राई सॉइल होती है। इसमें बार्ले और मिलेट क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये राजस्थान रीजन में पाई जाती है। छठी फॉरेस्ट
या माउंटेन सॉइल। ये सॉइल लोमी होती है और कोर्स होती है। लोमी सॉइल वैली रीजन्स में पाई जाती है और कोर्स सॉइल स्लोप्स रीजन में पाई जाती है। इसमें टी और कॉफी जैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में मिलती है। ये मैप इंडिया के मेजर सॉइल टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। आप देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल नदर्न प्लेन्स में, ब्लैक सॉइल डेक्कन में, रेड एंड येलो सॉइल सदर्न पेनिनसुला में, लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में, एरिड सॉइल राजस्थान में और फॉरेस्ट सॉइल हिमालयन रीजन्स में मेनली पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है टॉप सॉइल का विंड, वाटर या ह्यूमन एक्शन की वजह से हट जाना। सॉइल इरोजन के 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन शीट इरोजन, जिसमें थिन टॉप लेयर रिमूव हो जाती है। सेकेंड वन गली इरोजन, जिसमें ज़मीन में गलीज बन जाती हैं जैसे चंबल बेसिन में। और थर्ड वन विंड इरोजन, जिसमें डेजर्ट में सैंड उड़ जाती है, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। सॉइल इरोजन के मेन कॉजेज क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग यानी ज़्यादा जानवरों का चरना, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस यानी गलत तरीके से खेती करना, और कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ जो ज़मीन को डिस्टर्ब करती हैं। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, टेरेस फार्मिंग यानी सीधी ज़मीन पर खेती करना, कॉन्टूर प्लगिंग यानी कॉन्टूर लाइंस के अलोंग प्लगिंग करना, और शेल्टर बेल्ट्स बनाना जो हवा के फ्लो को कंट्रोल करे। अब क्वेश्चन यह है कि अगर हम रिसोर्स का ओवर यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले रिसोर्स स्कैर्सिटी यानी संसाधनों की कमी, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण का बिगड़ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी जैव विविधता का कम होना, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन होना, और इन सब की वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि रिसोर्सेज के ओवर यूज से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, पर रिसोर्सेज का ओवर यूज बढ़ क्यों रहा है? तो इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे माइनिंग और एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरा अर्बनाइजेशन, जिससे मोर लैंड, वाटर और एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। इन सब के चलते रिसोर्स का ओवर यूज कंटिन्यू होता जा रहा है। Now your geography chapter 1 is completed. If you have any doubt, please comment. I will help you on that. Thank you.